एनाटॉमी की सीरीज में हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो है सिस्टम्स। कल हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम लोग दो सिस्टम पढ़ने वाले हैं, एक तो यूरिनरी सिस्टम और एक एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले की जो भी क्लासेस रही हैं, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम और फिर एंडोक्राइन सिस्टम और फिर कुछ पॉइंट्स। कल की जो हमारी क्लास है वो नहीं रहेगी। कल की क्लास हम रखेंगे मंडे को, सोमवार को, क्योंकि कल मैं रहूंगा ट्रेवलिंग में थोड़ा, उसकी वजह से लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। कल की क्लास हमारी मंडे को रहेगी। तो आपको जितने भी पॉइंट्स जो बताए जा रहे हैं वो भी समझ में आ रहे होंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग भी और उनके यूजेस भी, किस तरीके से क्या यूज करना, शिक्षा जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। आगे प्रयास तो मेरा था कि इस वीक में एनाटॉमी को क्लोज कर दिया जाए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी रह रहे हैं। तो मंडे से हम क्या करेंगे, जो सिस्टम एक क्लास सिस्टम की रहेगी और एक क्लास रहेगी मेरिडियन की। मंडे से हम मेरिडियन भी साथ में पढ़ना शुरू करेंगे और उस मेरिडियन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उन पॉइंट्स का लोकेशन और फंक्शन, ये सोमवार से हम लोग इसको फॉलो करेंगे। हो सकता है 10 मिनट हमें क्लास में एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन साथ के साथ अब इसको शुरू कर देना चाहिए। तो मेरिडियंस का भी, एनाटॉमी के बारे में मैंने आपको रेगुलर पहले भी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद में एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के लिए मेरिडियन सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरिडियंस अगर आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो आप काफी कुछ सीख सकते हैं। मतलब आप लोकल पॉइंट तो सीख गए तुरंत, अगर आपको मेरिडियन समझ में आ गई तो लोकल पॉइंट्स आप तुरंत समझ में आ गया। अभी आपको इस मेरिडियन का ये पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा, तो लोकल आप उसमें और डिस्टली भी आप उसमें अच्छे से जा सकते। एक एक चैप्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। मैंने पहले भी कहा था, अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन हो, कोई भी सजेशन मेरे लिए हो तो आप मुझे जरूर दें, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँ। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग यूरिनरी सिस्टम से। देवांग, ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या रहता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, ये यूरिनरी ट्रैक या रीनल सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। कई बार आपने रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में, कि लेफ्ट रीनल कैलकुली। तो रीनल भी किडनी का ही वर्ड है, शब्द है, पर्यायवाची कह देंगे इसको। इसमें किडनी, दो किडनीज, दो यूरेटर्स, एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा रहता है। और पर्पस जो यूरिनरी सिस्टम का रहता है वो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है बॉडी में उसको फिल्टर करके
ब्लड से उसको बाहर निकाल करके फिल्टर करके उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबोलाइट्स इनका रेगुलेशन करता है, ब्लड में पीएच का रेगुलेशन करता है, और साथ में हमारी बॉडी के टेम्परेचर का होता है। तो ये जो पार्ट है, सबसे पहले ये किडनी बोथ साइड में, ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में। राइट साइड की किडनी थोड़ा सा नीचे की साइड में झुकी हुई रहती है क्योंकि लिवर इसको ओवरलैप करता है। उसके बाद में किडनी से अटैच्ड है ये दो यूरेटर, ये दोनों यूरेटर जो जा रहे हैं ये वाले, और ये कनेक्ट करते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर के साथ यहाँ, और उससे कनेक्टेड है नीचे ग्रीन लाइन में दिखाई दे रहा है आपको यूरेथ्रा। तो ये मेन जो 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं के यूरिनरी सिस्टम के, और आज हम पढ़ेंगे इन्हीं चारों सिस्टम्स को। तो सबसे पहले हम जाते हैं नेक्स्ट किडनीज। देखिए ये पार्ट्स हैं, मैंने भी आपको बताया, किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ये जो किडनीज हैं इनकी लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ होती है, सबसे पहले ये सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है। आपको पढ़ने में इसमें मजा भी आएगा, आप इसको बड़ा आराम से आसानी से समझ जाएंगे। दोनों किडनी हमारी बैक साइड में, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके दोनों तरफ सिचुएटेड रहती हैं। उनकी जो लोकेशन है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ बैक साइड में, पोस्टीरियर व्यू जिसको बोलेंगे उसमें। और जो थोरेसिक का 12 नंबर वर्टिब्रा है, थोरेसिक का 12 नंबर जो वर्टिब्रा है, उससे लेकर के लंबर का 3 नंबर वर्टिब्रा, यहाँ पे आपका ये 12 नंबर आपका वर्टिब्रा आ जाता है, और ये लंबर का 3 नंबर वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये इतना वर्टिब्रल स्पेस जो है 12 to 3 नंबर का इतना स्पेस लेती है, दोनों साइड में सिचुएटेड होती हैं, और इनका जो शेप होती है वो बीन शेप होती है, बीन जैसे राजमा, राजमा शेप्ड होती है। इसीलिए सीड थेरेपी में किडनी के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली राजमा का यूज किया जाता है, क्योंकि वो लाइक ए किडनी, किडनी की तरह दिखाई देता है इसलिए। और 11 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी, 11 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर ये वाइड होती है, और 3 सेंटीमीटर थिक, मोटाई जो इसकी होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो वेट है वो अराउंड 150 ग्राम, 150 ग्राम के आसपास इसका वेट रहता है। ये है हमारा किडनी का शेप, साइज, लोकेशन। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, आगे की स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए हम किडनी को थोड़ा और डीपली देखते हैं। मैंने अभी बताया किडनी, द किडनीज आर ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स, बीन शेप्ड ऑर्गन है ऑन आइदर साइड ऑफ योर स्पाइन, स्पाइन की दोनों साइड्स में, बिलो योर रिब्स एंड बिहाइंड योर बेली, आपकी बेली के पीछे और अपने रिब्स के नीचे। रिब्स 12 नंबर थोरेसिक वर्टिब्रा, उस पे लास्ट रिब होती है, और उसके नीचे आ गया। ईच किडनी इज अबाउट 4 to 5 इंच लॉन्ग, रफली द साइज ऑफ ए लार्ज फिस्ट, लार्ज मुट्ठी का जो शेप होता है उस मुट्ठी के शेप की
इसका जो संरचना होती है वो होती है। और ये देखिए लोकेशन वाइज जो इसके नेम्स आ जाते हैं, या लोकेशन वाइज जो किडनी को कौन कौन से ऑर्गन्स किस लोकेशन पे ओवरलैप करते हैं या उसके सामने आ जाते हैं। ये हमारा है राइट किडनी, यहाँ पे लीवर ओवरलैप कर रहा है इस जगह पे, है ना? और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डूडेनम, और ये हिपेटिक फ्लेक्सर लीवर का ही पार्ट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे आ गया। और लेफ्ट किडनी में ये स्टमक का पार्ट, स्टमक इसको यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ये स्प्लीन मैंने आपको पढ़ाया था उसमें स्प्लीन के बारे में भी, वो भी इसको यहाँ पे ओवरलैप कर रही है। और ये पेंक्रियास, ये डायरेक्टली बहुत क्लोज है इन ऑर्गन्स के किडनी, इसलिए किडनी का इफेक्ट इन सब ऑर्गन्स पे या इन ऑर्गन्स का इफेक्ट किडनी पे जरूर पड़ता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जीजनम, और ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ये दोनों किडनी की शेप है, और इन दोनों किडनी से ये निकला हमारा यूरेटर, बोथ साइड में यूरेटर। ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं। ये अरोटा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और ये इंफीरियर वाना कावा है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो इस संरचना से आप काफी कुछ समझ गए होंगे। इसी पिक्चर में, इसी स्लाइड में एक और पिक्चर दी गई है। वो पिक्चर है किडनी के अंदर का, जो उसको डिसेक्शन करके उसकी जो शेप ली गई है वो शेप आपको बताई जा रही है। ये इसका मेडुला पिरामिड्स है, ये कोर्टेक्स है इसका, कोर्टेक्स, और ये मेजर कैलिक्स, और ये माइनर कैलिक्स। ये देखिए ये एरो करके दिखाया गया माइनर कैलिक्स। और ये रीनल आर्टरी है जो प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेट ब्लड लेके किडनी में जाती है, और ये रीनल वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यहाँ से आती है। किडनी यहीं पे इसका पूरा जो प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, जो इसके नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे लास्ट में आके इस जगह पे आके उसको फिल्टर करके, और उसका जो ब्लड का प्योर ब्लड का इम्प्योर ब्लड का सिस्टम होता है वो नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन सबसे छोटी इकाई है किडनी की। तो आप इसको मोस्टली समझ गए होंगे। इसमें इसका पेल्विस है, और यूरेटर मैंने आपको बताया था, ये यूरेटर किडनी से निकल के आया यहाँ से, जो यूरिन लेके आगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यूरेटर्स, यूरेटर्स जो है दोनों साइड में होते हैं, पतले 3 to 4 mm जो इनकी मोटाई होती है, 3 से 4 mm की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब की तरह होता है, और किडनी से कनेक्ट होके यूरिनरी ब्लड से कनेक्ट होता है, और ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, यूरिन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है रीनल पेल्विस इनटू द ब्लडर, ब्लडर में रीनल पेल्विस से और ब्लडर से। और इसके ये मस्कुलर लेयर्ड ऑर्गन है एक तरह से, किडनी से यूरिन को मूव करके ब्लडर तक ले जाता है। बहुत बार, अब ये देखिए ये ब्लडर है, ये यूरेटर है किडनी से निकल के, आपको पहले वाली पिक्चर में मैंने दिखाया, और इस जगह पे ये ब्लड में एंटर करता है। ये हमारा ब्लडर है, ये इसकी स्मूथ मसल्स लेयर है जो जिगजैग शेप में दिखाई गई है, और ये आउटर लेयर, और ये आपकी इनर लेयर, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी हुई होती है। ये शेप आपको, और ये आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।
किडनी से किस तरीके से यूरेटर आता है। बहुत बार किडनी में जब स्टोन होता है तो किडनी से स्टोन निकलने के बाद में यूरेटर में फंस जाता है। आप लोग जब रिपोर्ट्स देखते होंगे, इसका स्कैन देखेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो उसमें किडनी में जो स्टोन होता है उसका जो स्थान, उसकी जो जगह बताई जाती है, उसका प्लेस जो बताया जाता है, उसमें या तो किडनी के अंदर आएगा, किडनी में कौन से पार्ट में है वो भी उसमें बताया जाएगा, और उसके अलावा कई बार बताया जाता है कि यूरेटर के अंदर स्टोन फंसा हुआ, तो इस यूरेटर में स्टोन जो है फंस जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आ गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर। देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर इज ए टेम्पोररी स्टोरेज रिजर्वायर फॉर यूरिन। ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है, कुछ टाइम के लिए रिजर्व कर लेता है यूरिन को। जब उसमें यूरिन पूरा इकट्ठा हो जाता है और ये थैला भर जाता है, तब ब्रेन को मैसेज जाता है कि इसको पास आउट करना है। हमारी पेल्विक कैविटी के अंदर ये लोकेटेड होता है, और इसका जो पोस्टीरियर जो पार्ट आता है वो सिम्फेसिस ऑफ प्यूबिस तक आता है। नीचे जो पैराइटल पेरिटोनियम है वहां तक जाता है, और साइज एंड शेप जो इसकी है ये वेरी करती है अमाउंट ऑफ यूरिन पे, कितना उसके अंदर स्टोर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखिए, एकदम बहुत ही सिंपल समझ में आने वाली संरचना है। मैंने बताया था यूरेटर, और यूरेटर किस तरह से इस जगह पे आकर निकलता है, यहाँ से यूरिन इसके अंदर स्टोर होता है। ये मसल्स की लेयर है इसकी चारों तरफ, ठीक है, और ये इसका ट्राइकोन, ये ब्लडर की नेक, और ये यूरेथ्रा, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस, ये वो ऑरिफिस है जहां से यूरिन बाहर निकलता है। और ये इंटरनल स्फिंक्टर है जो कि क्लोज रहता है। जिन लोगों के यूरिन लीकेज की समस्या रहती है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के ये जो स्फिंक्टर होता है ये वीक हो जाता है। तो मैंने कल एक एक्सरसाइज बताई थी, कीगल एक्सरसाइज। श्याम सुंदर जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोक्सीजियस मसल और लेवोटर अनि मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जाए। तो वो एक्सरसाइज इसमें बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को यूरिन कंट्रोल में दिक्कत आती है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन जिनको है, उन लोगों को अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे परिणाम उस एक्सरसाइज के इसमें मिलते हैं। इसके साथ में CV1 मैंने आपको बताया था, GV1 बताया था, ये पॉइंट्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये यूरिनरी सिस्टम में दो पिक्चर्स ली गई हैं। यूरेथ्रा भी दिखाया गया उसमें, यूरेथ्रा पहले वाली पिक्चर में मैंने आपको दिखाया। ये मेल और फीमेल की दो पिक्चर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर जो फीमेल है, फीमेल का ये ब्लडर है हमारा, यूरिनरी ब्लडर, और ये जो यूरेटर आ रहा है, वहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, और उसके बाद में स्टोर होने के बाद में यहाँ से ये यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ये स्ट्रक्चर है फीमेल का, और दूसरा स्ट्रक्चर है मेल का। मेल के स्ट्रक्चर में देवांग स्लाइड, हाँ यस, मेल के स्ट्रक्चर में
क्या चेंज रहता है? ये यूरेटर आ रहा है और ये ब्लडर है, ठीक है। अब देखिए मेल का ब्लडर थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है और फीमेल का थोड़ा सा छोटा, और उसकी शेप भी, उसकी लोकेशन भी थोड़ा सा नीचे आ रही है, क्योंकि उसको कवर करता है फीमेल का यूट्रस। ये यूट्रस स्पेस, क्योंकि फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स बॉडी के अंदर होते हैं, पेल्विक रीजन के अंदर होते हैं, और मेल के बाहर होते हैं, इसलिए ये चेंज है इसमें। दूसरा, मेल का जो यूरेथ्रा है वो लॉन्ग होता है, इस तरीके से ये नीचे तक आ जाता है, और लास्ट में जो पेनिस है वहां, और उसका बाहर उसके पास शूट करने के लिए जगह बन जाती है। तो ये मेल और फीमेल के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ हमारा यूरिनरी सिस्टम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम पे, और वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सबसे पहले पीनियल बॉडी, जो कि आपके ब्रेन में स्थित है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी आपके ब्रेन में। थायराइड, ये गले में है। ये आपका आया पीनियल बॉडी, ये पिट्यूटरी, ये थायराइड, और उसके दोनों साइड में पैराथायराइड। थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड्स, दोनों किडनी के ऊपर टोपी की तरह, टोपीनुमा संरचना में। और पेंक्रियाज, पेंक्रियाज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का फंक्शन एक साथ करता है। फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिस, ये दो होते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनका फंक्शन क्या रहता है? जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपना सारा का सारा सिक्रीशन, जो भी इनका सिक्रीशन, जो इनके जूसेस और जो इनके एंजाइम्स, जो कुछ भी होता है वो डक्ट के थ्रू, नलियों के थ्रू बॉडी में सिक्रीट करते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, इनकी कोई नलिकाएं नहीं होती हैं, और ये डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड में सिक्रीट। ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोनल जो सिस्टम होता है उसका बैलेंस और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से क्या करते हैं वो आगे मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले आता है पीनियल ग्लैंड, या पीनियल बॉडी भी इसको बोल देते हैं। पीनियल, ये ब्रेन का हमारा पार्ट होता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और इधर पिट्यूटरी आ जाएगी, आगे की स्लाइड में पढ़ाऊंगा। ये है पीनियल ग्लैंड। अब देखिए पीनियल ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या रहता है, इसमें थोड़ा सा मैं फिजियोलॉजी बता देता हूँ साथ साथ में, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम है तो उसके लिए वो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। पीनियल ग्लैंड एक मेलाटोनिन नाम से हार्मोन सिक्रेट करती है। पीनियल ग्लैंड का मेन जो फंक्शन रहता है वो ये रहता है कि वो हमें इस चीज की जानकारी दे, एनवायरनमेंट बाहर कैसा है, धूप है यानी लाइट है, या डार्क है, या अगर कई बार बादल आ जाने की वजह से, रेनी सीजन होने की वजह से जो चेंज आता है, डार्कनेस की तरफ बढ़ जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, उस तरीके से अंधेरे और उजाले की नॉलेज हमें पीनियल ग्लैंड से मिलती है। एक चीज आप और ध्यान से सुनिएगा, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, अंधे जो लोग होते हैं, उनको जिनको दिखाई नहीं देता है, वो लोग भी इस चीज का आभास कर लेते हैं कि अभी दिन निकल गया है या रात हो गई।
दिन के उजाले और रात के अंधेरा का आवाज जो उनको होता है वो इसी पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी के थ्रू होता है। पीनियल ग्लैंड एकदम नॉर्मल है। आईज अगर आपकी चली गई है किसी पेशेंट की, या उसको ब्लाइंड है, बाई बर्थ भी हो सकता है और किसी और इंसिडेंट की वजह से भी, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें भी पेशेंट को, व्यक्ति को इस बात का पता लग जाता है कि अभी उजाला हो गया और अभी अंधेरा है, तो वो फंक्शन रहता है पीनियल ग्लैंड का। और पीनियल ग्लैंड ही हमें बताती है रात का अंधेरा हो गया, लाइट ऑफ करती है, अब सोना है। सोने की तरफ इंडिकेट, जो नींद जो आती है, जो स्लीप आती है, उसमें भी पीनियल ग्लैंड का मेजर फंक्शन रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में एक चीज और मिलती है, और वो है हाइपोथैलेमस। और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो पार्ट में ये होती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर, टू पार्ट्स में ही होती है। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड का, एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशंस पे कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी सभी ग्लैंड्स, जितने भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन सबकी मास्टर होती है। ये उनका सबका कंट्रोलर है, यानी रिमोट कंट्रोल। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके फंक्शंस में, ये लोकेशन तो आपने देख ली इसकी, ये यहाँ पे दिखाई देती है, बाहर से देखते हैं तो ये वाला पार्ट, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस में सबसे ज्यादा ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करती है। सभी ग्लैंड्स की मास्टर है, इसलिए सभी ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड से रिलेटेड ये हार्मोन सिक्रेट करती है। जैसा कि एग्जांपल देता हूं, टीएसएच का। थायराइड जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं थायराइड का, तो उसमें टीएसएच कम या ज्यादा आता है, उससे पता लगता है हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है ना। वो टीएसएच जो फंक्शन है, वो सिक्रेशन है, वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन, ग्रोथ जो अपनी बॉडी की होगी, हाइट का इंक्रीजमेंट, अगर हाइट इंक्रीज करनी है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्रीटमेंट साथ में करना पड़ेगा। इस तरह से और भी बहुत से जो इसके सिक्रेशन आते हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड की मास्टर है, इसलिए किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड का ट्रीटमेंट करने से पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को साथ में चूज करना पड़ेगा। नंबर 2, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, बॉडी की ग्रोथ करवाती है। किसी की ग्रोथ पूरी नहीं है, हाइट इंक्रीज करना है, वेट इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्रीटमेंट साथ में करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये लाइक ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की शेप में ये ग्लैंड हमारे गले में ट्रैकिया से आगे एंटीरियर, यहाँ पे इसकी सिचुएशन है थायराइड ग्लैंड की। और थायराइड ग्लैंड का जो मेजर रोल है
मेन तो आप सब लोग जानते हैं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, वेट गेन होना, वेट रिड्यूस होना, स्किन का रफ होना, हेयर फॉल होना, इन सब में थायराइड ग्लैंड का कहीं ना कहीं रोल रहता है। थायराइड ग्लैंड आपके मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो आपका मोटा मेटाबॉलिक रेट स्लो रहेगा। क्यों वेट गेन होता है? हाइपोथायराइड होने के बाद में क्यों वेट गेन होता है, उसका कॉज है ये, क्योंकि थायराइड का जब हाइपो एक्टिव हो जाती है तो आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आप वेट गेन करते हैं। उसके अलावा ग्रोथ और बॉडी का डेवलपमेंट, इसमें भी थायराइड का विशेष योगदान है, थायराइड ग्लैंड का। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का जब हम लोग ग्रोथ में ट्रीटमेंट साथ में करते हैं, थायराइड ग्लैंड का ट्रीटमेंट भी हमें साथ में करना चाहिए। और मेटाबॉलिक रेट अगर आपको बढ़ाना है, वेट रिड्यूस करने के लिए, तो भी आपको थायराइड ग्लैंड को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। ये दोनों साइड में है। थायराइड ग्लैंड के साथ में एक जोड़े में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ये दोनों ग्लैंड जो हैं, इनका मेजर जो फंक्शन है वो फंक्शन है ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का मैनेजमेंट करना, उसका रेगुलेशन करना। कैल्शियम और फास्फोरस का रेगुलेशन करना, ये पैराथायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन है। इसलिए अगर कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी या फास्फोरस या बोन्स का वीक होना, ओस्टियोपोरोसिस हो जाना, इन सब में पैराथायराइड ग्लैंड का ट्रीटमेंट साथ में आपको करना पड़ेगा। इन सभी जो मैं आपको एनाटॉमी जितना भी पार्ट पढ़ा रहा हूँ, इन सबके पॉइंट्स, इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको आगे की क्लासेस में मेरिडियन के साथ साथ में लेते हुए वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए आप इनकी लोकेशन को एकदम अच्छे से समझ जाएंगे तो आप पॉइंट्स भी अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारी चेस्ट में जो स्टार्नम बोन होती है, उस स्टार्नम बोन के पास, उसके आगे स्टिच्ड रहती है, दोनों लंग्स के बीच में। दोनों लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड रहती है। और ये प्यूबर्टी की एज तक, या यूं कहें 12 से 13 साल, 12 to 13 ईयर की एज तक ये एक्टिव रहती है। प्यूबर्टी माने जब गर्ल्स में और बॉयज में, दोनों में, अंडर आर्म्स में और पेल्विक रीजन में हेयर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तब ये काम करना बंद कर देती है और धीरे धीरे श्रिंक होके छोटी होके रुक जाती है। इसका मेन फंक्शन है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। ये टी लिम्फोसाइट्स नाम का एक हार्मोन जो है उसको सिक्रेट करती है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत बार, बहुत केसेस में, अगर छोटी एज में टी लिम्फोसाइट्स का सिक्रेशन, उसका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो भी व्यक्ति ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार हो सकता है। और बहुत बार जब
ये कई बार रीएक्टिव हो जाती है। जब ये ग्लैंड कई बार 20-25 साल की एज में, 30 की एज में जाके दोबारा से एक्टिव हो जाती है, तब ये ऑटो इम्यून डिजीज आदमी की बॉडी में जो आते हैं, जैसे मास्थेनिया ग्रेविस और SLE, DLE, सिस्टेमिक लूपस एर्थमेटोसिस या डिस्कोइड लूपस एर्थमेटोसिस, इस तरह के जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, उसमें बहुत बार अगर ये ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड रीएक्टिव हो जाती है, तो उसका कॉज ये बनती है। तो जब भी अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज का पेशेंट आपके सामने आता है, तो आपको एक बार उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, कहीं थाइमस ग्लैंड रीएक्टिव तो नहीं हो चुकी है। मोस्टली ये ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो इसी के कारण होते हैं। अदर भी बहुत से रीजन रहते हैं, लेकिन थाइमस ग्लैंड को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पीछे वाली स्लाइड लेना देवांग, इससे पीछे की स्लाइड, और इससे पीछे एड्रिनल ग्लैंड्स की नहीं डाली से, उसको लो, वहीं लो, किडनी पे लो, वापस किडनी पे। हाँ, इससे इसको, हाँ इसी को एक बार, बस ठीक है। सॉरी, ये एक स्लाइड डालना भूल गया मैं। जो ये किडनी है, मैंने आपको बताया था पहले भी, उसके ऊपर टोपी नुमा रचना में ये जो येलो की एकदम ट्रायंगल शेप दिखाई दे रहा है, ये है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के ऊपर एक टोपी की संरचना में टिकी हुई रहती है, और इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म आपका जो है उसको प्रॉपर करती है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन करती है, और ग्रोथ में उसका बहुत मेन फंक्शन है। और सेक्सुअल एक्टिविटीज में मेल और फीमेल में दोनों में इम्पोर्टेंसी और इनफर्टिलिटी दोनों ही कंडीशन में एड्रिनल ग्लैंड्स का बहुत मेजर रोल पाया जाता है। इसलिए अगर मेल फीमेल दोनों में ही सेक्सुअल एक्टिविटी में या सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए एड्रिनल ग्लैंड पे इंटरनल जो उनके जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जैसे ओवरीज और टेस्टिस, उसके साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड पे जरूर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी 3 ग्लैंड्स रहती हैं, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज मैंने आपको पढ़ा दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, और जो कि इंसुलिन जो सिक्रेट करता है, और ओवेरीज और टेस्टिस, ये आपको मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में पढ़ाऊंगा। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने आज कवर किया है एड्रिनल्स तक, पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल्स। पेंक्रियाज को हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ओवेरीज और टेस्टिस को हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज की फर्स्ट जो हमारी क्लास है, उसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और आगे नेक्स्ट क्लास जो हमारी 5 मिनट बाद होगी, पॉइंट्स पे, हम पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। साथ में पढ़ा, तो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, उनका स्ट्रक्चर, शेप और लोकेशन हमने समझी है। उसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पीनियल बॉडी, उसकी लोकेशन, उसका फंक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन और फंक्शन, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन फंक्शंस, थाइमस ग्लैंड का लोकेशन फंक्शंस, और एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन फंक्शन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स, उनकी लोकेशन, उनका फंक्शन,
जो कि रिलेटेड है हमारी पिछली क्लास से, जो हमारी क्लास थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। उस पे चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ये पॉइंट है LU11, लंग्स का 11 नंबर पॉइंट, लंग्स मेरिडियन का 11 नंबर पॉइंट। और इस पॉइंट के अगर ये लोकेशन भी हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो फिर बड़ा चिंता का विषय है। लोकेशन क्लियर है, ये हमारा थंब है, थंब के नेल बेस में, थंब के नेल बेस में रेडियल बोन साइड, ये पॉइंट जो है नेल बेस से 0.1 सुन लेटरल मानेंगे या दूर मानेंगे इस कॉर्नर से, इसको अच्छे से यहाँ समझाएगा। 0.01 जो है दूर है ये पॉइंट LU11। तो LU11 की लोकेशन देख ली, लंग्स मेरिडियन का लास्ट पॉइंट है, फंक्शन क्या है? फंक्शन है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है बिकॉज ऑफ विंड स्ट्रोक के कारण। विंड स्ट्रोक भले ही वो ठंडी की वजह से हो, भले ही वो गर्मी की वजह से हो, दोनों ही तरह का गर्म विंड की वजह से, वो गर्म हवा की वजह से हो या ठंडी हवा की वजह से हो, विंड स्ट्रोक अगर होके पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो LU11 उसमें बेस्ट रोल प्ले करता है, बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट इसमें जाता है। फिर आता है सोर थ्रोट। LU11 में LU11 का ही फंक्शन है सोर थ्रोट, गले में पेन, गले में ड्रेस, गले में इचीनेस, कुछ भी अगर आप थ्रोट में फील कर रहे हैं तो उसके लिए LU11 बेस्ट फंक्शन करता है, बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट जाता है सिंगल पॉइंट में। फिर आता है मम्प्स। मम्प्स एक्चुअली एक छोटी एज में, जब 12 to 13 की एज में हमारे गले में या कान के पीछे कुछ गांठें हो जाती हैं, वो उनको बोलते हैं मम्प्स। वो जो गांठें होती हैं उनका ट्रीटमेंट उस टाइम पे होना बहुत जरूरी होता है। अगर उन गांठों का ट्रीटमेंट उस टाइम पे ना किया जाए तो फ्यूचर में उसका इफेक्ट आता है, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती। गर्ल्स में पीरियड्स का ना आना और मेल्स में स्पर्म का ना बनना, तक कि प्यूबर्टी का ना होना, प्यूबिक रीजन में हेयर्स का ना आना, अंडर आर्म्स में हेयर्स का ना आना, ये सारे के सारे जो सिम्टम है, हार्मोनल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है अगर मम्प्स का ट्रीटमेंट सही टाइम पे ना किया जाए तो। और उन मम्प्स के ट्रीटमेंट के लिए LU11 बेस्ट पॉइंट है। उसके अलावा ड्राई लिप्स, जो कि इस सीजन की, अभी जो सीजन चल रहा है उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, होठों का सूखना, लिप्स का ड्राई होना या फट जाना, क्रैक्स आना लिप्स में, और उसके साथ में कुछ भी पीने की डिजायर होना, वाटर की या कुछ भी पीने की, ड्रिंक करने की डिजायर होना। अगर ये सिम्टम आते हैं ड्राई लिप्स में, ड्राई लिप्स और उसके साथ में डिजायर टू ड्रिंक, तो उसके लिए भी LU11 बेस्ट पॉइंट का काम करता है। ये बहुत अच्छा
नेक्स्ट स्लाइड। सर 1 मिनट, कुछ पूछना था जी। ये जैसे पॉइंट, ये पेन की जो डॉट है आगे वाली जिसे लिखते हैं, हाँ, तो उससे करना सही रहेगा? नहीं उससे तो वो चुभेगा। चुभने वाला भी तो पॉइंट कर ही सकते हैं सर, ऐसे तो जितना जितना सहन होता है, मतलब टॉलरेट होने वाला। नहीं, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उसको आप उससे स्टिमुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। है ना। बहुत हाँ जी। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ये नहीं हो कि वहां की स्किन डैमेज हो जाए। नहीं 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 सर, वो तो जितना सहन होता है उतना ही। हाँ बिल्कुल, उसको आप बिल्कुल बड़ा आराम से स्मूथली उसको पेन की नोक को रख के और उसको धीरे 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 करके उसको आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। क्लॉक टर्न सर, हाँ क्लॉक टर्न सही रहेगा ना इसमें? हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टमक का 16 नंबर पॉइंट, स्टमक मेरिडियन का 16 नंबर पॉइंट। और ये पॉइंट जो है, अब देखिएगा इसमें एक बड़ा लाइट सा लिखा हुआ है R3, है ना। ये रिब 3 नंबर है, 1 2 और 3। थर्ड और फोर्थ रिब के इंटरकोस्टल स्पेस में SI 16 नंबर पॉइंट हमें मिलता है। और ये जो हमारी ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से फोर्स ऑन लेटरल मिड लाइन से, सेंटर लाइन से थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में फंक्शन कफ, खांसी, किसी भी तरह की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, छोटी छोटी सांस आती है ठंड की वजह से या किसी भी कारण से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में ये बहुत अच्छा फंक्शन इसका होता है। इसके अलावा स्टमक 16 नंबर पॉइंट बेस्ट रिजल्ट देता है ब्रेस्ट एब्सेक्स में। ब्रेस्ट में फोड़ा जब हो जाता है किसी भी तरह का, जो ब्रेस्ट का फोड़ा होता है, उसके लिए स्टमक 16 नंबर पॉइंट लोकल पॉइंट है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसको आप अपने स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी यूज कर सकते हैं, अपने हाथ में जो सुजोकी मेरिडियंस होते हैं उस पे, और इसको आप लोकल भी अप्लाई कर सकते हैं। मैग्नेट यूज करें, बेस्ट रहेगा। निडल्स सराउंडिंग लगती है, एकदम फोड़े के ऊपर कभी निडल नहीं लगती है, सराउंडिंग लगती है, तो इसको ट्रीटमेंट उससे किया जा सकता है, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए। नेक्स्ट CV17 की जो लोकेशन है वो है आपकी मिड लाइन पे, एकदम मिड लाइन पे। कहा, जो हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसके लेवल में।
फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल में, और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस का लेवल कहाँ आता है, ये जो निप्पल, मेल्स में ढूंढना बहुत इजी है, मेल के अंदर ये निप्पल एकदम क्लियर मिलता है, फीमेल्स में फिर भी थोड़ा सा बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और मसल्स की लूज और टाइटनेस के अकॉर्डिंग ढूंढना थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए रिब्स के अकॉर्डिंग लेंगे, फोर्थ से इंटरकोस्टल स्पेस के हिसाब से, और ये उसके एकदम लेवल में सेंटर लाइन पर CV17। CV17 नंबर जो पॉइंट है वो आपके चेस्ट के सेंटर का पॉइंट है, ये आपके लंग्स और हार्ट दोनों के लिए बेस्ट रोल प्ले करता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसा कि ST16 नंबर पॉइंट का भी मेन फंक्शन है, उसी तरीके से CV17 का भी मेन फंक्शन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इनएबिलिटी टू स्पीक, बोलने की हिम्मत नहीं रह गई है। आप पेशेंट के पास जाते हैं, आप उसके हालचाल पूछते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं है, वो बोल ही नहीं पा रहा, उसके लिए CV17 बेस्ट पॉइंट है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें मिलेगा। वीजिंग, ब्रेथ के साथ में सीटियां बजती हैं, जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, जैसे अभी ये वीट का सीजन चल रहा है, इस सीजन में तो वीट की कटाई होती है, तो या सॉरी अभी राइस का सीजन चल रहा है, वीट का आ गया है, राइस का सीजन चल रहा है, पैडी का, तो उसकी कटाई जब होती है, राइस की या वीट की जब कटाई होती है, उस सीजन के अंदर जो एलर्जिक अस्थमा जिन लोगों को होता है, एकदम चेस्ट में सीटियां बजना शुरू हो जाती है, एकदम सांस खींचना और सांस छोड़ना दोनों में बड़ी दिक्कत आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए CV17 लोकल पॉइंट है। इस पे जैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं, चेस्ट खुल जाती है, लंग्स ओपन हो जाते हैं, बेस्ट पॉइंट है ये। कफ के लिए, अस्थमा मैंने आपको बताया अभी, और ब्रेस्ट एब्सेक्स के लिए, ब्रेस्ट में अगर फोड़ा है तो उसके लिए CV17 बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये थे हमारे आज के 3 पॉइंट्स, जिनको हमने चूज किया अकॉर्डिंग टू हमारी जो पीछे की क्लास थी उसकी। स्लाइड बंद कर दो देवांग। अब जो लोग मुझसे आप कुछ भी तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्या आपका क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? किसी का नहीं है? भाई राम राम। राम राम। कैसे हैं? भैया तुलसी राम जी कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ। और बताइए। आजकल जो ये बड़ी परेशानी हो रही है मौसम बदलने की, हाँ तो इसमें LU11 में ये काम करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, LU11 भी काम करती है। हमको LU11 ठंड लग गई हल्की सी। CV17। नहीं, हमको ठंड लग गई। 4-5 ठंड दिन हुए लगती है। हम गांव चले गए गेहूं लेने के लिए। हम्म सुबह ही सुबह गए बहुत ज्यादा, तो हम्म। कोहरे में भीग गए। अब ठंड लग गई। अब दिन में तो ठीक रहते हैं, रात को बड़ी परेशानी सी होती है, शरीर में बेचैनी। UB13 को सेपरेट करिए साथ में। UB13? हाँ UB13 को साथ में सिलेक्ट करिए, CV17 को करिए। अच्छा। CV14 वार्निंग कर सकता है, 14 नंबर। जुकाम तो नहीं है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। बस फिर JB14। जुकाम नहीं है, नहीं है, बस हरारत सी बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे पहले मैं स्प्लिन यांग मेरा लगी रहा लगातार। ये 3 पॉइंट यूज करिए एक बार, बाकी सब छोड़ के इसको सिलेक्ट करिए, उसके बाद UB13 है,
क्यों? UB 13 और UB 13, CV 17 अच्छा और GB और 14 है GB गवर्निंग वेसल का 14 नंबर पॉइंट। कौन सा? 14 नंबर। अच्छा अच्छा तो तीनों पॉइंट ओवरनाइट सिलेक्ट करिए, पूरी रात से। ये 14 CV का 14 है, कौन से का? GB का 14 है, CV का 17 है। अच्छा जी धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, रामकृष्ण। हाँ जी बोलिए। हाँ, हमारे बीबी को जो है थोड़ा भी तेज चलते हैं या कुछ भी होता है तो बहुत सारी धाप लगती है या दम लग जाता है, तो उसके लिए कौन सा जी पॉइंट चाहिए? एक बार रिपीट करेंगे आप? हाँ, थोड़ा अगर तेज चले, अगर कुछ काम करे तो हम्म। लग जाता है और सांस फूल जाती है। वजन वजन कितना है? वजन नियर अबाउट 60 है और उम्र 56 है। 56 है। हम्म, तो उसके लिए पॉइंट तो आप लगाइए H9, हार्ट मेरिडियन का 9 नंबर पॉइंट। कौन सा सर? H9 H9। H9 हाँ, और CV 17। कौन सा बोले? 17? CV जो आज मैंने अभी पढ़ाया ना, CV हाँ 17 हाँ हाँ, CV वो, से। हाँ हाँ और उसके साथ में हाँ, H9। H9 लिख लिया सर। हाँ ये दोनों पॉइंट लगाइए, और अच्छा। साथ में उनकी जो टंग पिक्चर है, जीभ की फोटो है, हाँ हाँ, वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। अच्छी बात है। तो अगर कोई और डायग्नोस बनता है तो हाँ हाँ उसको भी देख लेंगे, क्योंकि हाँ अगर चलने फिरने से और मेहनत करने से सांस फूलती है तो हाँ। हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, अच्छा 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 अच्छा। इसलिए। हाँ, ठीक है सर। जी थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हेलो। सर ये आपने बताया H9 और CV17, ये मैग्नेट लगानी है क्या, स्टिमुलेट करना वैसे जिम में से? आप मैग्नेट लगा सकते हैं, H9 को टोन करेंगे। और CV17 दोनों को टोन करेंगे? नहीं, CV 17 को आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, लोकल पॉइंट है इसके लिए। ओके, जी थैंक यू। वेलकम। और बोलिए, कोई और बोल रहा था बीच में? हेलो सर, मैं तो बोल रही हेलो हूँ चंडीगढ़ जी। से। सर ये बताइए कि जो LU11 आपने बताया आज विंड स्ट्रोक के लिए, तो हम्म जैसे सर्दियों में क्या होता है कि एकदम से ठंडी हवा फेस पे हम्म लैमिनर नर्व भी एक्टिवेटी हो जाती है और उसमें भी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो हम्म आज आपने मतलब कि एनाटॉमी में वो बताया पिनियल ग्लैंड वगैरह वाला टेम्पोरल हम्म साइड पे आ जाता है वो पेन, तो हम्म उसमें भी ये इफेक्ट करेगा? बिल्कुल इसको इफेक्ट सिलेक्ट करेगा। करेंगे कि टोन करेंगे? नहीं, एक्यूट है तो सिलेक्ट करेंगे। ओके, नहीं एक्यूट है, क्रियोनिक है। हाँ एक्यूट है तो सिलेक्ट करेंगे। और LU11 एक्चुअली क्रोनिक कफ के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जिन लोगों को 5-5, 6-6 महीने से लगातार खांसी आती जाती रहती है, ठीक नहीं होता है बिल्कुल भी, कुछ भी मेडिसिन ले लें, कुछ भी हम्म। करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके, जी और अगर क्रियोनिक हो गया तो इसको टोन करना पड़ेगा? नहीं, उसमें क्रोनिक कफ में भी इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, एक्सक्यूज सीडेट ही मी सर। करना है। हाँ ओके, थैंक यू सर। वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये पॉइंट फिर हीट बढ़ाने वाला रहेगा क्या? कैसे? मतलब बॉडी में हीट बढ़ाएगा ये पॉइंट? इसका मतलब अगर पित्त प्रॉब्लम है उनको फिर नहीं देना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली अच्छा, हीट नहीं बढ़ाता है, कोल्ड को कम करता है ठीक है ठीक है। ना। हीट हम्म। बढ़ाना
ये यांग को सपोर्ट करने का सीन आ जाता है। आपने इस मेथड को यांग इनको अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लेंगे। हाँ जी, नहीं वो सर पता है मेरे को। इस सीजन में जब कोल्ड का हाँ। सीजन होता है, जब विंड स्ट्रोक होता है, तो हाँ उसमें जी। यांग है कोल्ड, हम्म। और वो जब बढ़ जाता है तो उसको कम करना है। हाँ जी, मतलब इसका वो नहीं रहेगा कि ये गर्मी बढ़ाएगा हाँ, बॉडी में। कोल्ड को रिड्यूस करना है, ना कि हीट को बढ़ाना है। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे ना जो रिब्स के नीचे वाला पोर्शन है ना, जैसे हम कलेजा बोलते हैं ऐसे आम में ही, कि रिब्स से नीचे वाला, वहां पे मेरी ना ब्लॉकेज सी रहती है और मुझे भूख भी बड़ी कम लगती है। भूख कम लगती है और ब्लॉकेज रहती है, खाने में टेस्ट आता है क्या? सर खाने में तो टेस्ट आता है, मगर ऐसा होता है कि काफी टाइम पहले, आजकल होता नहीं। अगर मैं थोड़े दिन रेगुलर, मेरे को लगता है मेरी बॉडी में कहीं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कि जब मैं लोम विलोम करती हूँ रेगुलर, तो उस समय सब ठीक रहता है, ना में ब्लॉकेज आती है, ना पेट के लोअर पोर्शन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कॉन्स्टिपेशन होगी कुछ। तो जब कई बार होता है कि सुबह टाइम ही नहीं होता, लेट हो गए 5 मिनट, तो अपना ही टाइम निकालना, वही अपना ही टाइम जाता, तो सब ऐसे प्रॉब्लम आती है। अगर 8-10 दिन महीना नहीं करूंगी तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है। आप एक बार CV17 और UB13 को टोन करके देखें। ठीक है सर, आज ही करती हूँ। जी, ठीक है, इन दोनों की एक बार टोन करके देखें। CV17 और GB13 UB13। UB13, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। सर आज आपने यूरिनरी ट्रैक करवाया है, उसमें आपने बताया कि जैसे जिनको तो पेशाब रोका नहीं जाता, जिनसे हाँ। यूरिन, तो उनके तो वो वहां पे मतलब कि आपने एक वो जो एक्सरसाइज बताई है वो है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई पेशेंट्स में जो होता है यूरिन जो है पूरा पास ही नहीं होता, वो ब्लैडर में रह जाता है, तो उनको यूरिन ब्लड में रह रिटेंशन जाता होती है, है। बिल्कुल। जो रिटेंशन होती है, उसमें अगर मेल्स में रिटेंशन हो रही है तो उसके पीछे सबसे पहले देखेंगे कहीं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट तो नहीं है। ओके। ठीक है, अगर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट नहीं है और उसके बावजूद मेल या फीमेल किसी में भी यूरिन रिटेंशन हो रही है, तो आपको उसके लिए CV1, CV3 और K3 तीनों को टोन करना। ओके। तो सर जैसे कई फीमेल्स में क्या होता है, जैसे फिब्रॉइड होता है यूट्रस में, तो यूट्रस में फिब्रॉइड की वजह से भी जो तो होता है, उनके यूरिन ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती अपना यूरिन। जरूरी नहीं। देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, सिर्फ यूट्राइन फाइब्रोइड की वजह से नहीं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसके लॉजिक पे जाएंगे ना, इसलिए मैंने आपको मेल का एग्जांपल दिया कि अगर ठीक प्रोस्टेट ठीक। एनलार्जमेंट है तो उसका करेंगे, अगर फाइब्रोइड्स है तो उसका करेंगे, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसका करेंगे। ठीक ठीक, समझ गए सर। मतलब ये ठीक है सर। कोरिलेशन आपको बैठाने हैं। एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा नॉर्मल सा। अगर किसी आदमी के, मेल फीमेल किसी के भी राइट शोल्डर में पेन है, मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ क्लास में, राइट शोल्डर में अगर पेन है किसी चोट लगने की वजह से या किसी भी वजह से, वो पेन आ गया और ठीक नहीं हो रहा है, आपने मेडिसिन ली, आपने फिजियोथेरेपी करवाई, आपने तमाम सारे उपचार किए, आपने एक्यूप्रेशर भी किया, आपने एक्यूपंक्चर भी करवाया, उसके बावजूद अगर आपका वो पेन ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको फोकस करना है कहीं आपका लीवर फैटी तो नहीं है। ओके। अगर आपका लीवर फैटी है तो आपके राइट शोल्डर का पेन ठीक नहीं हो सकता है। ओके। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, अगर आपके लेफ्ट शोल्डर में कंटिन्यू पेन बना हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा है,
तो आपको फोकस करना है कहीं आपका हार्ट इनलार्ज तो नहीं है। ओके। अगर हार्ट इनलार्ज है तो लेफ्ट शोल्डर का पेन ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से लेफ्ट हील का पेन, अगर ठीक नहीं होता है तो आपको नोटिस करना है कहीं आप कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है। अगर कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है तो उसकी लेफ्ट हील का पेन ठीक नहीं होता है जब तक उसकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक ना कर दिया जाए। ओके, ठीक है सर, समझ इसलिए तमाम हिस्ट्री इसीलिए लेना जरूरी है। आपको पेशेंट से एक एक बात, पेशेंट आके बोलता है मेरे जी शोल्डर में पेन है, और आप पूछते हैं आपका लीवर कैसे है, तो उसको एक बार लगेगा कि ये क्या पूछ रहा है, क्या बात है, ये तो बचकानी बात होगी। लेकिन ये बातें आपस में रिलेशन रखती हैं, तो आप उनको बोलिए ये हमारा एक प्रोसेस रहता है जी, हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ सर, एक केस आया था मेरे पास भी, उनकी नी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनके जो है नी के लिए जो है पॉइंट्स लगाए थे, उनके कपिंग भी की थी नी पर। तो उनके मैंने स्टमक मेरिडियन का भी 35 36 भी लगाया और स्प्लीन भी कर रही थी, लेकिन फिर भी उनका नी जो प्रॉब्लम जो है ना वो टेम्पररी सॉल्व होती थी। तो फिर मैंने उनको बोला था कि अल्ट्रासाउंड करवाइए आप, तो तो आपके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम भी है। वो पहले तो वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनका लीवर फैटी आया था। नहीं, वो चीजें होती हैं। और दूसरी चीज, एक चीज और बताऊं मैं आपको, नी में पेन हम्म आपकी अगर स्पाइनल कॉर्ड में लंबर 5 S1 में कहीं कोई कंप्रेशन आ रहा है, हम्म या सेक्रम रीजन में कहीं कोई कंप्रेशन आ रहा है, तो उसकी वजह से भी नी पेन हो सकता है। ओके। मैंने आज ही एक ट्रीटमेंट किया है, हम्म नी का इश्यू था, नी को चेक किया गया, उसके बाद में लंबर रीजन को चेक किया गया, सेक्रम रीजन को चेक किया गया, पेनफुल पॉइंट मिला, उस पर निडलिंग करी, और तुरंत निडलिंग के 20 मिनट के बाद में नॉर्मल है ओके, ठीक है ना। सर। हाँ तो जी। आपको फाइंड करना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब तक आप उसकी रूट पे नहीं जाएंगे आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। तो रूट हाँ पे कब जी। जाएंगे, जब आप बॉडी को पैल्पेट करेंगे, आपको चेक करना हाथ लगा के कहाँ है। ओके। जब आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ये इस मेरिडियन पे है या इस मसल पे है, तो आप उसकी हम्म रूट कोज पे जाएंगे कि ये मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से होके आ रही है, यहाँ से भी हो सकता है। हम्म। तो आपको इन तमाम बातों को ध्यान में रखना ओके, ठीक है सर, है। थैंक यू। वेलकम। हेलो सर। हेलो। सर मैं सुचिता बात कर रही हूँ। सर यूरिनरी इन्फेक्शन रहा तो फिर उसके लिए कौन सा पॉइंट सही करना चाहिए? यूरिनरी इंफेक्शन के लिए आपको 2 पॉइंट चूज करने चाहिए। K3 को दोनों डिस्टल पॉइंट यूज करेंगे, K3 टोन करेंगे और SP6 सेडेट करेंगे। ओके सर। जी, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, और कुछ, किसी को कुछ पूछना हो? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी दीनदयाल बोल रहा हूँ सर। हाँ जी दीनदयाल जी। सर अभी कुछ दिन पहले जुकाम आया था मेरे को। जी। तो जुकाम में मेरे को ना, एक तो गले में मेरे इन्फेक्शन हो जाता है, खाने पीने में दिक्कत होती है। ठीक है। उसके बाद में अब जुकाम तो सही हो गया, लेकिन मेरी ना एक नाक बंद रहती है। सांस जो लेता हूँ मैं एक से ले पाता हूँ। हम्म अब मैं इसको देख के कई दिन से परेशानी में चल रहा हूँ। एक बंद करके तो एक सांस लेता हूँ तो उससे तो ले लेता हूँ, जिससे मेरी साइड एक साइड से खुली है। एक हम्म साइड की बंद करके दूसरी से लेता हूँ तो प्रॉब्लम होती है सांस खींचने में। जिस साइड की नाक आपकी नोज बंद है हाँ। उस साइड में LI1 और LI20 दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए। LI20 को सीडेट, और LI1 को, दोनों को। एक साइड ही। हाँ, एक ही साइड, जिस साइड में प्रॉब्लम उसी साइड में। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। यस।
हेलो, हेलो। हाँ जी, कैसे हैं? कैसे हो अमित जी? बढ़िया बढ़िया। एक प्रॉब्लम में आया हूँ। एक पेशेंट है जिसकी टिप ऑफ द टंग जो है वो पेल है और सॉलन है, बाकी टंग भी पेल ही है। तो इसको यिन में डाला जाएगा या फ्लेम में डाला जाएगा? टिप कभी ऑफ कभी उसके हार्ट मतलब सेंटर ऑफ द चेस्ट जो CV17 एरिया है वहां पे उसको पेन भी फील होता है। बट बाकी जो एलोपैथिक रिपोर्ट्स और वो सब होती हैं वो तो ये बताती हैं कि सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये अमित जी जिस तरीके से आप मेरे को जो आप बता रहे हैं, ये एक तो येन में जाएगा। इसमें यिन में। हाँ, येन में। हम्म, और दूसरा, टिप ऑफ टंग पेल है और स्वोलन है, तो आप एक चीज पे फोकस करिए, ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो सकता है। ब्रेन में। हाँ, बट ब्रेन से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम नहीं होती, उसको चेस्ट में कभी कभी हैवीनेस या पेन सा फील होता है। इस चक्कर में उसने ECG वगैरह भी कराया है। बिल्कुल। देखिए उसमें क्या रहता है, फुलनेस ऑफ चेस्ट। फुलनेस ऑफ चेस्ट को CV17 जो पॉइंट है वो रिमूव करता है, और हार्ट से ब्लड की सप्लाई सबसे पहले ब्रेन को जाती है। हाँ और टिप ऑफ टंग पे सबसे पहले ब्रेन, फिर हार्ट और फिर लंग्स आते हैं, आपको भी पता अच्छे से, आप जानते हैं, है ना? जी। तो अभी कोई इशू ब्रेन में होगा ये कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। हाँ, उसको ये प्रॉब्लम 2-3 साल से हो रही है, क्योंकि तो मुझे उसमें लगा आप कि इसको हाँ ब्लड का एक तो ले लीजिए, बैक्शो पॉइंट डायफ्राम का UB17 और CV17, ठीक है। दोनों को लेके काम करिए, तो मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। UB17 और CV17 हाँ, दोनों को और टोन करें या आप सेडेट करें? हाँ, टोन करना चाहिए, क्योंकि सर्कुलेशन हमें बढ़ाना है। हाँ सर्कुलेशन बढ़ाना है तो टोन करना चाहिए। और हार्ट से रिलेटेड ले सकते हैं, हार्ट का बैक्शो पॉइंट भी हम ले सकते हैं, UB15 क्योंकि पंपिंग तो हार्ट करेगा, हाँ। UB15 को भी साथ में यूज करेंगे। UB15, 17 और CV17। हाँ, सिर्फ 3 पॉइंट पे एक बार काम करके देखिए। ठीक है। ठीक है। थैंक यू भाई। हाँ, एकदम बढ़िया। सब फैमिली में सब बढ़िया। हाँ, वैसे तो अपनी बात होती नहीं है, तो आज हो रही है, चलो ठीक है। नहीं मतलब के टाइम पे हो जाती है, क्योंकि सारे टाइम हम लोग एक दूसरे से बात करते रहेंगे तो फिर काम कैसे होंगे? हाँ, बिल्कुल वो भी सही तो बात जरूरी है, है ना। बिल्कुल सही। कल चलो वो आप इसको, पहुंचेगी, देखो सिस्टर भी वहां पे आपके पास सीकर। हाँ कल वो आ रही है, सीकर बात हुई थी मेरी। हाँ, मेरी मासी की लड़की है। ठीक है, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। लाइट नहीं है क्या? या फिर हाँ वहां जी, से ले और लेंगे? किसी को कुछ पूछ, एनी मोर, या क्लास क्लोज कर दी जाए? तो आज क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।